चलिए सबसे तो पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपसे ठीक से परिचित ना हो, तो थोड़ा-सा संक्षेप में परिचय दे दीजिए, फिर मैं विषय लेता हूँ। आज हाँ कुछ जी, हाँ चर्चा जी। हुई है, कहीं से एक विषय मेरे मन में आ जाती है, तो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना परिचय आपकी आज्ञा से कुछ बताना चाहूँगा। मित्रों, मेरा नाम दिलीप विश्राम भाई वेलानी है। मैं मूलतः कच्छ, गुजरात से हूँ और वर्तमान में मुंबई में 40 वर्षों से रह रहा हूँ और 40 वर्षों से ही मेरा आर्य समाज से गहरा नाता है। पहले कार्यकर्ता के रूप में, फिर उपमंत्री, फिर मंत्री, फिर प्रधान इत्यादि सारे ही पदों को भोगते हुए मैंने आर्य समाज घाटकोपर, जिसका मैं विशेष रूप से कई वर्षों तक जुड़ा रहा, वहां पर से मैंने अपने युवा जो भी तैयार किए हैं उनको सब पद दे दिए हैं। वर्तमान में आर्य सेवा मुंबई ने मुझे मंत्री पद का कार्यभार दिया है, जिसमें अभी हमने 150 वर्ष आर्य समाज के अभी अभी मुंबई में एक सम्मेलन विशेष रूप से किया है। मुझे पता नहीं आप में से कोई वहां पर आए थे या उपस्थित हुए थे। तो ये संक्षेप परिचय आर्य समाज के साथ है और घाटकोपर में आर्य समाज की एक 120 वर्ष पुरानी शैक्षणिक संस्था है। मुंबई प्रदेश आर्य विद्या सभा के नाम से वो ट्रस्ट है। उसमें मैंने 12 वर्ष तक मंत्री के रूप में शिक्षा जगत में विद्यार्थिनियों के साथ कार्य किया है। उनको वैदिक धर्म के प्रति उजागर करने का प्रयास वगैरह किया। वर्तमान में मैं समझो वानप्रस्थ अवस्था में ही हूँ। 67 ईयर मेरी एज है अभी। बच्चे सारे सेट हो गए हैं, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। बेटी का विवाह हो गया है, बेटों का भी विवाह कर दिया है, बड़े बेटे के वहां पोती का भी जन्म हो गया है। तो अब मैं वानप्रस्थ की योग्यता वैदिक दृष्टिकोण से पा चुका हूँ और वह काम मैं पिछले वानप्रस्थ सा 15 साल से कर ही रहा हूँ। तो ये मेरे लिए नई बात नहीं, लेकिन एक अभी वैधानिक रूप से मैं चाह रहा हूँ। मेरी कुछ योजनाएं हैं, कभी समय मिला तो उस विषय में बात करेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन है। शैक्षणिक रूप से मैं आधुनिक एजुकेशन से जुड़ा रहा और आर्किटेक्ट हुआ हूँ सेप्ट में से, जो भारत की सबसे बड़ी अच्छी आर्किटेक्ट बनाने की कॉलेज है। पुलकित हूँ थोड़ी बार પછી આવું છું और उसके बाद मैंने योग में रस था, इंटरेस्ट था। स्वामी सत्यपति जी महाराज जो हमारे आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट में, जिनको हमने आश्रय दिया और वो आज बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, आप उसके नाम से परिचित होंगे, ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी वगैरह। तो वो जो ट्रस्ट है वो हमारा पारिवारिक ट्रस्ट है और वहां पर से ही मैंने युवावस्था से ही योग में रुचि होने से उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में मैं दर्शनों का अभ्यास कर रहा हूँ। पिछले कोरोना काल से 4 दर्शन पूरा करके 5वां दर्शन हमारा न्याय दर्शन अभी पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन सब कुछ पढ़ाई हो रही है। आध्यात्मिक रुचि अत्यधिक है, लेकिन सामाजिक काम में भी मैं पीछे रहना नहीं चाहता हूँ। तो दोनों प्रकार के कार्य अभी मेरे दिमाग में चल रहे हैं। कुछ समय पहले स्वामी जी से मेरा परिचय हुआ है, 1 आध साल हुआ। मैं गोष्ठियों में तो कभी कभी आता था, पढ़ता था और अभी स्वामी जी के साथ 2-3 बार 1 आध घंटे तक लंबी लंबी चर्चाएं भी हुई है और उनका जो साहित्य है वो अभी मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। मेरा निष्कर्ष यही है कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और उसके अनुसार अपने जीवन में उसको लाना, उसका आचरण करना प्रमुख रूप से वही परम धर्म है और इस परम धर्म को पालन करने के लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत उन्नति के साथ पारिवारिक उन्नति को देखते हुए हमें वेद को ही प्रमुखता देनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना और मानना है और वो पहले से ही है। लेकिन वेद तक पहुंचने के लिए मेरा ये था कि दर्शन उपनिषदों को भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने उपनिषदें सारी पढ़ी, फिर अभी दर्शन पढ़ रहा हूँ।
और वैदिक साहित्य को विधिवत नहीं पढ़ा, जो अभी मैं प्रारंभ से पढ़ना चालू किया है। बाकी जो भी सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है वो मैंने पढ़ी है, तो उस रूप से मुझे वेद का परिचय है। अब उसमें गहनता प्राप्त करना चाहता हूँ, और यदि ईश्वर की कृपा रही और आचार्य गण का सानिध्य प्राप्त रहा तो हम इसमें भी आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। ये मेरा संक्षेप परिचय। ओम। ओम। आशा है हमारे सभी मित्रों को अच्छा लगा है। आपने अपने परिचय देने के क्रम में बहुत कुछ बता दिया, बहुत जानकारी उपयोगी दी। ये विवेकानंद परिव्राजक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये आपका पारिवारिक ट्रस्ट है जिसमें ये कार्य कर रहे हैं? ओम। वो ऐसा है स्वामी जी, हमारा पारिवारिक जो ट्रस्ट है उसका नाम है आर्य वन विकास फार्म ट्रस्ट रोजर, और उसमें हमने दर्शन योग महाविद्यालय को स्थान दिया, उसके लिए मकान बनाया, उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की हमारे ट्रस्ट में, और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और वो ट्रस्ट बढ़ता गया। फिर हमने वानप्रस्थ साधक आश्रम, जो ज्ञानेश्वर जी जिनको चलाते थे अभी नहीं रहे, और अभी मुनि जी चला रहे हैं, सत्यजीत जी, उनके लिए उनको हमने 13 एकड़ भूमि हमारे में से दी है। तो वो एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो है वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से है। दर्शन योग महाविद्यालय अभी जो चल रहा है वर्तमान में हमारे साथ, वो तो वैसे उनका कार्यभार अलग है लेकिन स्थान हमारा है, और अभी वो समर्थ हो गए तो भोजन आदि की व्यवस्था भी हम नहीं दे रहे हैं उनको, अभी वो स्वयं अपना कर ले रहे हैं। और उसके बाद भी उनका अभी इतना विस्तार हुआ है कि उन्होंने दर्शन योग धाम करके गांधीनगर के पास में अपनी बड़ी एक जमीन लेके वहाँ बहुत बड़ा उपक्रम चालू किया है, जिसको आप सबको शायद जानकारी होगी। तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं होने वाली, तो हमारे अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था और अभी हमारे साथ अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं, बाकी कोई किसी का अंडर में नहीं। जी, यही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें किसी के अधीनस्थ होकर कार्य करने की तो भावना नहीं होती, ना देने वाले की, ना पाने वाले की। निश्चित रूप से आपने जो व्यवस्था बनाई उसी से इतना बड़ा कार्य हो सका, तो निश्चित रूप से हम सब लोग इसके लिए आपको धन्यवाद तो देंगे ही। अच्छी बात है। हम भी जो छोटा सा कार्य कर पा रहे हैं वो भी आप जैसे किसी महानुभाव के सहयोग से हो पा रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत सहयोग हमें मिला उसी से तो इतना बड़ा कार्य हम कर सके। नहीं, एक व्यक्ति की जो ये कार्य करता है वो धन का अर्जन भी करे, तो यदि वो धनार्जन के व्यापार में लगेगा तो फिर ये गंभीर कार्य नहीं हो सकते। ये तो कोई बहुत ही दुर्लभ संयोग हो कहीं, अब तक तो जानकारी में नहीं है। जो उधर लगते हैं फिर वो उधर के ही होके रह जाते हैं, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे। तो ये तो होता है, लेकिन फिर भी ये जानकारी ये संभवतः अब तक आपसे वार्ता में नहीं हो पाई थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं, घर घर वेद जन जन वेद, और वेद का शब्दशः अर्थ सहित लोगों को पढ़ाया जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था है आपकी। तो हम कह सकते हैं वहां पर एक ऐसा वैदिक गुरुकुल, हम लोग आदर्श वैदिक गुरुकुल आप स्वयं उसको चलाएं कि जिसमें मुख्य कार्य यही होगा कि वेद का शब्दार्थ सहित व्याख्यान किया जाए। थोड़े से जैसे वेदायन आपको मिल गई है, केवल वेदायन भर भी यदि शब्दशः अर्थ सहित वेद को पढ़ लें तो पढ़ने की शैली तो हो जाएगी। पहले वेदायन कर लें, फिर आगे संभव हो यजुर्वेद कर लें, सामवेद कर लें, और उच्च स्तर पर जाकर के कोई चारों वेद कर ले, तो एक अब मेरी परिकल्पना ही कह सकते हैं, संसाधन तो नहीं है, एक ऐसा वेद विद्यालय गुरुकुल हो जहां पर मुख्य रूप से 4 वेद संहिताओं को शब्दशः व्याकरण संबद्ध धातु अर्थ सहित पढ़ाया जाए। केवल कोई छपी हुई पुस्तक, किसी का लिखा हुआ भाष्य, वो चाहे जिसका हो, केवल ये नहीं कि मंत्र पढ़ा और उसका लिखा हुआ भावार्थ पढ़ दिया, तो वो वेद का स्वाध्याय नहीं हुआ।
आप हमारे ही भाष्य को पढ़ें, उस पर प्रश्न उत्तर हो, विद्यार्थी प्रश्न करे, आचार्य उसका समाधान करे, अध्ययन तो तब हुआ। ये नहीं कि भाई ये तो उन्होंने लिखा है और हम उनके भक्त हैं, बस बात पूरी हो जाए, तो इसे हम लोग स्वाध्याय नहीं कह सकते। तो एक मन में परिकल्पना ही है कि एक ऐसा वैदिक गुरुकुल हो जहां पर वेद मंत्रों को वैसे ही पढ़ा जाए जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि के सामान्य विद्यालयों में जो भी पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं उनको पढ़ा जाता है। उनके अर्थ आदि पर छात्र अध्यापक चर्चा करते हैं, कोई आस्था की बात नहीं है, कह देते हैं भाई गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, है ना, इसको थोड़ा और समझाते हैं, बताते हैं ये अर्थ क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उस रूप में अध्ययन किया जाए। तो एक तो ये कह सकते हैं हमारी परिकल्पना ही है ना। तो आप समर्थ हैं, यदि हो सके तो प्रयास करें, हम केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं और कुछ देने की स्थिति में नहीं है। और अभी आपने कहा था आपकी कुछ और योजनाएं हैं, परियोजनाएं अभी है, तो यदि आप बताना चाहें तो वो भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, आगे जो भी आप कार्य योजना बता रहे हैं करने को है। फिर यदि और समय शेष रहा तो जो विषय हमने कहा था कि आज किसी से थोड़ी सी संवाद में एक विचार उठा, वो वास्तव में आर्य समाज में कुछ दूसरे तरह के लोगों के आने पर था, लेकिन अभी विषयांतर नहीं करेंगे। आप अपनी परियोजनाओं को बताना चाहें तो स्वागत है। हाँ, मेरी मुख्य रूप से यही योजना है और या मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वो एक उच्च आदर्श है, वो वेद का आदेश है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो विधि जो है वो स्वयं से प्रारंभ होनी चाहिए। तो अपने आप को आर्यत्व और गुणों को धारण करते हुए कम से कम अपने परिवार को अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, विज्ञान से उनमें संस्कार देने चाहिए। और यदि फिर सामर्थ्य बड़ा है अपना स्वाध्याय से, अपनी योजना से और वानप्रस्थी अवस्था है, तो आप अन्य परिवारों में भी इसका लाभ देना चाहिए। तो मेरी योजना भी ये है कि घर सभा के माध्यम से घर घर जाना। अभी क्या है मुझे पता नहीं आपके वहाँ क्या स्थिति है, मुंबई में जो मैं पिछले 40 वर्ष से देख रहा हूँ कि आर्य परिवारों का परस्पर आना जाना बहुत कम हो गया है। जैसे जैसे आधुनिकता और धन बढ़ता जा रहा है हमारे आर्य परिवारों में, वैसे वैसे संस्कार घटते जा रहे हैं और परस्पर मेल जोल भी कम होता जा रहा है। तो उससे क्या है कि जो थे, हमारी पीढ़ी जो थी, उसमें तो आना जाना ठीक था, बढ़िया था। हमारे पिताजी माताजी की जो हमने देखी उनकी आना जाना वो हमसे भी ज्यादा था, हमारे वहाँ थोड़ा कम हुआ हमारी पीढ़ी। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उससे भी कम आती जाती है परस्पर एक दूसरे के घर। तो उसके कारण क्या है कि जो संस्कार एक दूसरे को देख के बच्चे सीखते हैं आर्यत्व के संस्कार, वो नहीं सीख पाते हैं और फिर उनको आजू बाजू का ही वेस्टर्न जो कल्चर है वही दिखता है। वैसे तो शिक्षा दीक्षा तो अभी अंग्रेजी मीडियम की हो गई 100% लगभग सब जगह, तो उसके कारण उनको वो वैदिक धर्म का कोई ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता है। और पहले हमारे जमाने में हमारे घर में बहुत लोग विद्वान आया जाया करते थे, हमारा घर आर्य समाज के सामने ही था ठीक, और मैं मंत्री और प्रधान रहा कई वर्षों तक, तो पहले हमारे घर में ही आते थे। तो उसके कारण मेरे परिवार में तो वो संस्कार मुझे अनायास ही मिल गए ईश्वर की कृपा से और विद्वानों के सत्संग से। लेकिन अभी वो बात नहीं रही है, विद्वान भी कम आते हैं, बुलाने पर आते हैं, टिकट भेजो तब आते हैं, और जो अगर योग्यता कुछ बढ़ गई है उनकी तो फिर एयर टिकट मांगते हैं, फ्लाइट की टिकट मांगते हैं, तो उनकी दक्षिणा भी बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैंने अभी परिकल्पना ये की कि घर सभा के माध्यम से मैं स्वयं अपने जो परिचित, यहाँ पर मैंने 25 कुटुंब अपने जो हैं 25 फैमिलीज को मनोनीत किए हैं, उनको मैंने एक ग्रुप बनाया है और मैंने उनको कहा है कि आप बुलाओ या ना बुलाओ, मैं आपके घर आऊंगा। एक महीने में एक दिन आपको 2 घंटे मुझे देने हैं, मैं आप सबसे पर्सनली वार्तालाप करूंगा, सभी बच्चों के हिसाब से बच्चों के साथ बात करूंगा, युवाओं के साथ युवाओं के हिसाब से, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों के हिसाब से, और आपकी जो शंका समाधान है वो सब मैं करूंगा। मैं कुछ वैदिक बातों को बताऊंगा और हम परस्पर पारिवारिकता से जुड़ेंगे, आत्मीयता भाव आएगा। और जो परंपरा नष्ट हुई है, जो अतिथि यज्ञ, पंचमहायज्ञ में एक अतिथि यज्ञ है, वो अतिथि यज्ञ को मैं करना चाहता हूँ कि उस समय तो अतिथि बिना तिथि के चले जाते थे, लेकिन अभी क्योंकि परंपरा ऐसी है तो हम फोन करके निश्चित समय पे
उनको कहते हैं कि आप अपना समय बताइए, उस समय में मैं आप अपना समय अनुकूल करके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी आप समय कहेंगे, मैं आऊँगा और हम परस्पर वार्तालाप करेंगे। और वो फैमिली गेट टुगेदर होगा, मतलब व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करेंगे। पूरे परिवार को बिठा के रात्रि को भोजन के बाद हम मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बच्चों को बच्चों की तरह पूछते हैं, बड़ों को बड़ों की तरह। फिर उनकी, क्योंकि मेरा योग का परिप्रेक्ष्य रहा है और मैंने काउंसलिंग का विशेष अभ्यास किया है, तो मैं मनोचिकित्सक के रूप में भी कार्य करता हूँ। तो बच्चे, बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसे तो हर जगह है, केवल आर्य परिवारों में सब जगह है। तो ये जो रिलेशनशिप की समस्याएं हैं, पति पत्नी की, सास बहू की, पिता पुत्र की, उनको भी मैं सुलझाने का प्रयास करता हूँ और उसमें मैं काफी हद तक सफलता मिलती है मेरी ईश्वर कृपा से। तो इस बात से मैं अभी योजना मेरी ये है कि घर घर में जाना और उनके साथ बैठना और वेद का प्रचार करना, ये मेरी योजना है। और उसमें मैंने वो कार्य पहले 3 साल पहले प्रारंभ किया था, लेकिन अभी 150 वर्ष की ये कार्यक्रम में मैंने ईश्वर के समक्ष ये प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं इस कार्य को अभी प्रधानता दूंगा और मैंने वो प्रारंभ कर दिया है। तो जो अभी हमने कार्यक्रम पूरा किया 30 तारीख को और अभी आज 15 दिन हुए, 15 दिन में मैंने 6 परिवारों का व्यक्तिगत संपर्क करके उनके घर जाके आया। 25 परिवार को मैंने मनोनीत किया है, उनको मैंने बोल दिया है मैं आपके अनुकूल समय में 1 महीने में 1 बार आऊंगा। फिर यदि आपको इच्छा हुई, अधिक अच्छा लगा, तो हो सकता है 15 दिन में 1 बार आ जाऊं, लेकिन अभी महीने में 1 बार तो जरूर जाऊंगा। तो ये बात, तो ये मेरी योजना है कि जैसे आपने कहा घर घर वेद पहुंचाना, ऐसे मेरा विचार है घर घर संस्कारों को पहुंचाना, वैदिक संस्कारों को पहुंचाना और उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप करके कि जो वर्तमान समस्या है उनको सुलझाना। और जो ज्यादातर वो मानसिक समस्याएं हैं, उनकी रिलेशनशिप की समस्याएं हैं, और वो अगर सुलझ जाती हैं तो फिर वो अपने आप वो हमसे अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद हम उसको फिर वैदिक धर्म का, वैसे तो वैदिक धर्म का बैकग्राउंड तो उनका है, लेकिन नई पीढ़ी में वो बिल्कुल नहीं, वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी कार्य योजना आपने बताई जिसका संचालन आप कर रहे हैं। हमें लगता है हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। हम लोग जो जहां पर है, आपके इस गृह सभा योजना को अंगीकार करना चाहिए। जो हमने कहा घर घर वेद जन जन वेद, वो कैसे होगा उसका ये उपाय है जो आप कर रहे हैं। केवल कह देने से तो नहीं होगा। भाई हमने एक बात रखी कि घर घर वेद जन जन वेद पहुंचे, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा तो ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा सा सक्षम है, प्रयास करें, आपके मित्र परिचित आसपास जो लोग हैं, जितनी दूरी तक ये संपर्क अभियान चलाया जा सकता है, ऐसे परिवारों का आपने गृह सभा, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, गृह सभा बहुत अच्छा शब्द है, जो भी कह लीजिए, कहीं आर्य समाज है जो भी उसके सभासद हैं, तो एक तरह से गृह सभा भी हो गई वो। तो भाई सप्ताह में 1 दिन आर्य समाज में मिलते हैं और शेष दिनों में इस प्रकार से हम घरों में जाकर मिलें। हाँ भाई, हम आपके यहाँ आ रहे हैं जलपान के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग लोगों को जोड़ सकेंगे, व्यक्तिगत संपर्क होगा, संबंध होगा, जुड़ाव होगा, अपनापन होगा, तो फिर हम जो बात कहेंगे उसका प्रभाव भी बनेगा। हम गए, छोटी सी वेदांतक की पुस्तक भी ले गए, पढ़ा, पढ़ाया, दे सके, पहुंच गया, किसी ने कहा अच्छा है तो ठीक है भाई ले लो, कोई लेना चाहता है, किसी की रुचि जगी तो छोड़ आए, नहीं वापस ले आए, क्या बात है, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये सत्य सोमनाथ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है आपका, बोलिए। जी, सादर नमस्ते स्वामी जी, और यहाँ जुड़े हुए आप सभी को भी सादर नमस्ते जी। अभी आपने जो भी बातें कही, दिलीप महोदय जी ने जो बात कही मैंने सुनी, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही उत्तम प्रयास। बस मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि वो परिवार में मिलते हैं तो उन लोगों से किस किस पक्ष में कौन कौन से विषयों पर बात करते हैं उसको थोड़ा सा विवरण दे देंगे तो हम भी उस तरह से प्रयास करें। क्या है, हमारा अभी वैसा अनुभव है नहीं, और आप तो अनुभवी हैं, पूरा
आपने अपना जीवन बताया, जीवन परिचय संक्षिप्त में। तो मैं भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि गुरुकुल क्रांति करके संगठन है जो कि गुरुकुली विचारधारा को पुनः स्थापित करने के दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है। तो उससे मैं जुड़ा हूँ। तो दिलीप महानुभाव जी ने जो बताया वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और एक मार्गदर्शन का कार्य करेगी। तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो बात रखते हैं परिवार में उस पर थोड़ा सा एक प्रशिक्षण के रूप में किसी दिन रखें। जी, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद तो क्या आप आपका। चाह रहे हैं दिलीप जी वो रूपरेखा अभी प्रस्तुत करें तो नहीं कर सकते अभी हैं? प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, वो काफी लंबी है। मैं उसका अपने ग्रुप में पहले शेयर कर दूंगा जो मेरा लिखित जो इस विषय में है, गृह सभा क्यों, कैसे, उसमें क्या विषय, सब कुछ मेरे पास पूर्व निश्चित है, तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। तो उससे आप पढ़ लेना, फिर एक बार एक आधा घंटा का इसी विषय पर हम पूरा करेंगे, किस प्रकार से हम मतलब मेरी क्या टेक्निक है लोगों तक पहुंचाने की या पहुंचने की, वो मैं बता दूंगा जरूर। और जैसे आपने कहा कि गुरुकुल क्रांति की बात की, तो गुरुकुल क्रांति से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। वैसे वो मुझे यहाँ से पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, मैंने कहा मेरे पास वो समय नहीं है, मैं जुड़ा रहूंगा। तो महाराष्ट्र के जो विभाग है यहाँ का, उसमें यहाँ भी हमारे जो कार्यक्रम हुआ, हमने वहाँ स्टॉल भी लगाया था गुरुकुल क्रांति का। तो वहाँ यहाँ एक बहन जी हैं, वो मिली थी मुझे और बातचीत हुई थी मेरी। और आपके जो शीर्षस्थ जो हैं 2-3 व्यक्ति, उनसे मेरी व्यक्तिगत भी चर्चा हुई है इस विषय में। एक प्रीति बहन जी कोई है मेरे ख्याल से, उन्होंने मुझे फोन किया था, फिर आचार्य जी ने बात की थी। तो इस प्रकार से मैं उनकी योजना से भी मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ, वो भी करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं इस लाइन में चढ़ा हुआ हूँ, वो भी करेंगे, अवश्य करेंगे। और इस विषय में जैसा आपने कहा है, उस विषय में भी मैं मार्गदर्शन दूंगा। और उसमें में फिर मेरा ये विचार है कि एक बार जैसे ही एक बार सेट हो जाएगा ये मेरा 25 परिवारों का, फिर उसका एक मासिक हम गेट टुगेदर ऑनलाइन भी रखेंगे, सभी परिवारों को जोड़ के, कि इस मास में आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, आत्मनिरीक्षण वगैरह, और आगे की योजना क्या है उस विषय में। तो उस समय फिर हम दूर वालों को भी उसमें जोड़ सकते हैं कि जिनको इसमें इंटरेस्ट है। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत सुंदर दिलीप जी। तो और किसी दिन जब भी आपको समय मिले, तो ये दैनिक गोष्ठी तो हमारी है ही, ये दैनिक है। जिस दिन आपको समय मिले, जब आप उपयुक्त समझें, तो आगे की रूपरेखा ऐसे ही रख दीजिएगा जैसे आज आपने चर्चा की। यही मैंने कहा कि 2 वर्ष से अधिक हो गया मंत्र व्याख्या तो प्रतिदिन हम लोग कर ही रहे हैं। तो इधर कुछ समय से ये हुआ कि उन्मुक्त सत्र अधिक होने लगे, जो 6 सत्र साप्ताहिक चलता था उसको भी विराम हो गया है। तो ऐसे ही विविध विषयों पर अब हम लोग जब कोई विशेष लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मंत्र को विराम दे करके उस दिन हम लोग इस तरह की चर्चा कर लेते हैं। तो निसंकोच भाव से जब भी आपको समय मिले आप रखिए। और भी यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति इस तरह के होते हैं तो स्वागत है। ऐसा नहीं है कि मंत्र व्याख्या ही हमको एकमात्र करनी है, वो पर्याप्त हो चुकी है, और जब अवकाश मिलेगा, कोई और विषय नहीं होगा, तो वो तो करते ही रहेंगे हम। तो आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, और मुझे लगता है एक सार्थक, रचनात्मक और गंभीर चर्चा हम लोगों ने की। तो कह सकते हैं कि आज की बात यहाँ लगभग पूरी भी हो जाती है। फिर भी जैसा कि हम लोगों की परंपरा है, कोई भी साथी कोई प्रश्न आदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। कोई विशेष बात मन में हो तो उसको लिया जा सकता है। स्वामी जी नमस्ते, साथी नमस्ते। दिलीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दिलीप जी, मुझे ये जानना है कि जब आप पारिवारिक समस्याओं में, जिसको बोलते हैं परिवार के साथ संकट में आते हैं, तो ये तो आज के समय में बड़ा ही दिक्कतमंद होता है। बल्कि अपने परिवार में जो होते हैं संतानें, बेटा बहू आदि, यही आपत्ति करते हुए उनके जब कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्यों जा रहे हैं उनके बीच में टांग फंसाने। तो सबसे पहले अपने परिवार से बाहर निकलने में आपको क्या उठापटक या उसको फेस करना पड़ता है, उस पर प्रकाश डालें।
देखिए ये कोई बात हाँ नहीं, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है चर्चा वही होती है। किसी अनजान घर में जाकर के हम नहीं कहेंगे भैया आपके बेटे बहू से कोई समस्या तो नहीं है। ये हम झोला लेके नहीं जा रहे हैं फेरी लगाने की भैया आपके घर में कोई समस्या तो नहीं है। जो हमारे परिचित परिवार है, जिनके विषय में जानते हैं, जहां हम जाएंगे उनको अच्छा लगेगा। ये हम सब कर रहे हैं अपने स्तर पर थोड़ा बहुत, और आपका अभियान व्यवस्थित है तो अच्छी बात है। ओम, क्या दिलीप जी कुछ कह रहे थे? संभवतः तो अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था भाई की जो शंका है वो बहुत ही वाजिबी है, मतलब उचित है। उसमें ऐसा है कि पहले तो मैं वहीं पर जाता हूँ जो मैंने सिलेक्शन किया है ना, तो बम्बई में आर्य समाज के लगभग 125 से 150 परिवारों से मैं परिचित हूँ। और उसमें मैंने 25 परिवार को ही क्यों चुना है, क्योंकि उस परिवार के बच्चे बड़े छोटे जो भी है वो मुझे कई वर्षों से जानते हैं, पहली बात। मेरे प्रति श्रद्धा भाव है उनको, दूसरी बात। और जो मैं कहूंगा वो मानेंगे, वो मुझे पूरा पूरा विश्वास है। ऐसे 25 परिवार को मैंने चुना है, आप समझिए। मतलब वो कभी रिश्ते में भी हैं, कभी मित्र हैं, कभी मित्र के मित्र हैं, लेकिन वो सारों को ही अपने परिवार को मेरे परिवार जैसा बनना है या बनाना है। क्योंकि मैंने पहले 25-40 साल तक हमने परिवार को बनाया है, अपने परिवार को। तो हमारा परिवार एक हमारे इस समाज में, मुंबई की समाज में एक आदर्श परिवार के रूप में जाना माना जाता है। तो अभी सब लोग चाहते हैं कि आपने ये किस विधि से किया, कैसे आपने अपने बच्चों को वो किया। अभी बहू है, दो आ गई, अब दोनों बहुओं के बीच में तालमेल कैसे आप बिठाते हैं, ये सारी समस्याएं कॉमन है हर जगह। सास बहू में कैसे तालमेल है, बाप बेटे में कैसे है, तो वो उनकी उनकी जिज्ञासा है। और ऐसे जिज्ञासु परिवार जो हैं, जो जानना चाहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब कोई विषय में छेड़ता हूँ वहां पर, उसके हाव भाव को देखते हुए, उनकी परिस्थिति को देखते हुए मैं प्रश्नोत्तर करता हूँ। वहां मैं प्रवचन कभी भी नहीं करता हूँ, किसी भी परिवार में कभी भी प्रवचन नहीं करते, क्योंकि प्रवचन शैली परिवार के लिए सूटेबल नहीं है। वहां मैं वार्तालाप करता हूँ, बच्चों को बड़ों को जानता हूँ, उसके नाम पूछता हूँ, वो क्या कर रहे हो, वर्तमान में क्या है, कैसा है। ऐसा करते करते उसी में से एक प्रश्न उनके मन में डाल देता हूँ कि इसका क्या समाधान, तो वो फिर चुप हो जाते हैं। फिर मैं उसको उसकी रीति से कहता हूँ, इस प्रकार से। तो और सीधा सीधा भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आप बहू बेटे में क्या क्या समस्या है। उनको वहां पर व्यक्तिगत काउंसलिंग होती है, वो भी अकेले में होती है कि भाई सब ठीक चल रहा है, तो वो ठीक चल रहा है तो मतलब बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब समझ जाते हैं कि ठीक नहीं है। ये बोलते तो है ठीक है, लेकिन ठीक ठीक नहीं है। तब फिर हम उसको आराम से अलग से पूछते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जहाँ पर मैं आपको कुछ कह, तो क्योंकि उस परिवार को, पूरे परिवार को मेरे पर विश्वास है, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप जरा इनसे ये बात करो, हमारा ये है वो है। तो फिर मैं उनसे अलग से बात करता हूँ, उनसे अलग से बात करता हूँ, फिर दोनों को मिला के बात करता हूँ। ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो बहुत ही वो जैसे आपने स्वामी जी ने कहा ना कि कहीं पर भी हम जाके झोला फेल के नहीं बोलते आपकी समस्या बताओ, ऐसा नहीं होता है। उनकी इच्छा है, हमारे पर विश्वास है, तभी हम ये कार्य करते हैं। ये तो ऑपरेशन जैसा है, जैसे ऑपरेशन करता है तो पहले लिखवाते हैं ना कि भाई मैं मर भी जाऊं तो भी मैं साइन कर देता हूं कि आप मेरा ऑपरेशन करो। तो इसमें इस प्रकार की भाई हम भावनात्मक रूप से उनसे अनुमति ले लेते हैं कि भाई जो मैं कहूंगा आपको हो सकता है अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये आप पूरे परिवार के लिए हितावह है। तब मैं बात करता हूँ परिवार में, और जो व्यक्तिगत बात करनी है उसको अलग से करता हूँ, उसको परिवार के बीच में नहीं करता हूँ। तो ये विवेक तो हमको सदा बनाए रखना पड़ता है एज ए काउंसलर। धन्यवाद। आपने बहुत ही सटीक जगह पर बात रखी है, लेकिन मेरा प्रश्न वहां न जाके ये सबसे पहले अपने परिवार से शुरू होता है। जैसे मेरे भी कुछ परिचित हैं जो उम्मीद रखते हैं, कई बार मुझसे फोन पर बात करते हैं, कभी खुद बुलाते हैं, तो उसमें में ही आपत्ति विपत्ति शुरू हो जाती है। तुम क्यों जाते हो, तुमसे मिलने कोई आता नहीं है, जबरन लोगों को सलाह देने चले जाते हो, आदि आदि। तो मतलब अपने परिवार से बाहर निकलना ये बड़ी समस्या, उस पर मैं जानना चाहता हूँ। भैया जी उन्होंने बताया तो कि उन्होंने पहले अपना परिवार बनाया और वो परिवार वहां आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता है, तब उनको ये नैतिक अधिकार मिलता है कि दूसरे उनकी बात सुनते हैं। पहले उन्होंने अपना घर बनाया है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, तब समाज निर्माण। पहले अपने आप को बनाइए, फिर अपने परिवार को बनाइए। आपका परिवार जब आदर्श के रूप में देखा जाएगा
तब लोग आपको बुला के पूछेंगे, भैया आपका घर तो ठीक चल रहा है, भैया मेरे यहाँ भी कुछ बता दे उपाय। तो ये उन्होंने स्पष्ट किया। तो बताऊं, इसे चिकित्सा मनोविज्ञान विषय होता है। हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे भी आयु में बहुत बड़े हैं। हाँ, मतलब यूं कहें कि आप लोगों में अधिकांश से तो मैं ही बड़ा हूं, दिलीप जी से भी बहुत बड़ा हूं आयु में, और वो डॉक्टर साहब हमसे भी आयु में बहुत बड़े हैं और बहुत पहले से बचपन से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं। उनका यही कार्य ही है, काउंसलिंग करना, जो आप बता रहे हैं उनका कार्य ही यही है। इसी बात की फीस लेते हैं, यही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, यही कार्य करते रहे, अभी भी कर रहे हैं कि भाई किसी के यहाँ कोई समस्या है, जैसा आपने कहा, अलग अलग लोगों से मिले, फिर लोगों को बैठाल कर बात की और उनकी समस्या का समाधान ऐसा सुझाए कि जो उनको स्वीकार्य भी हो। ये जज की न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं होता, अधिकारी की तरह चलो हमने आदेश दे दिया तुम लोग ऐसा ऐसा करना है, नहीं, वो बताना पड़ता है जो उसको लगे ये मेरे हित में कह रहे हैं, वो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। तो ये योग्यता और अभ्यास से भी आता है, और पहले अपना घर बनाकर, आदर्श बनाकर दिखाना पड़ता है। जैसा कि कहा, ये कोरे उपदेशों से नहीं चलता, वहां प्रवचन नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते, ये संवाद शैली है, काउंसलिंग है। अपनेपन से कोई बात कही जाती है तो सुना जाता है, और ये प्रयास करने से कहीं कहीं हो सकता है। अपना घर तो बना नहीं और दूसरे के घर में चले गए उपदेश देने, तो कोई नहीं सुनेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। हरीश जी को मैं एक वाक्य में उनका जो सीधा प्रश्न जो पूछा है उसका जवाब दे दूं स्वामी जी? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, उनका ये था कि आप जब बाहर जाते हो तो घर वाले क्यों आपत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बात थी। तो ये जो स्थिति है ना, वो 15 साल पहले मेरे साथ होती थी। मेरी पत्नी कहती थी कि आपको क्या पड़ी है, वहां जाते हो, वहां मिलते हो, उससे पूछते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो उस समय वो थी परिस्थिति 15 साल पहले। अब ये स्थिति हो गई है कि पत्नी, बच्चे सभी ये कहते हैं कि जो हम जो बने हैं या आपने हमें बनाया है, ऐसा अन्यों को भी पास जाओ आप। और अभी मतलब ये तो नहीं कहते आप घर से बाहर निकल के वानप्रस्थ ले लो, लेकिन ये कहते हैं कि अभी आपका घर में कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रचार कार्य भी करो, अपना व्यक्तिगत योगाभ्यास करो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे पूर्ण स्वतंत्रता घर में से भी मिल चुकी है, तभी मैं काम कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। सही बात है आपकी। हरीश जी, आपकी उम्र कितनी है? ओम। धन्यवाद दिलीप जी, आपने बहुत ही सही जगह पर कहा। मेरी उम्र 70 साल है। मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिटायर्ड हूँ भोपाल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अपने सेवा काल में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा, और मेरी शैक्षिक योग्यता BSc बायो ग्रुप से, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। हाँ, तो आप मुझसे बड़े हैं 2-3 वर्ष, अच्छी बात है। तो ये जब ऐसा ही होता है कि घर में हम यदि पत्नी को नहीं संभाल सके या नहीं उसको कन्विंस कर सके, तो वही सबसे पहले हमको रोकते हैं कि आपको जाने की क्या जरूरत है। कोई आपको कोई फीस देता है, कोई आपको ये करता है, कोई आपको वो करेगा, मतलब कि वो आपको निरुत्साहित करने का प्रयास होता है। वो बात सही है आपकी। और वो बच्चों से होए ना होए, लेकिन पत्नियों से पहले ही होता है, वो मेरा अनुभव है। लेकिन वो 15 साल पहले का था अनुभव। तब धीरे धीरे पत्नी को भी पता चला कि यही मुख्य काम है मनुष्य निर्माण का, और हमने जो किया है वो अन्य को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। तो ये भी स्लो प्रोसेस है, ये एक रात में कर कुछ नहीं होता है, ये लंबी साधना का विषय है। धन्यवाद। बहुत पहले हमने कोई कविता कही थी, कविता लिखना हमारा दशकों से छूटा हुआ है, पूरी तरह वेद में आ गए, कविता छूट गई। तो लगभग बचपन किशोरावस्था ही कह लीजिए, कहा था कि जो अपने को बना न पाया जग का क्या निर्माण करेगा। लोग पूरी दुनिया को सुधारने चल देते हैं खुद को छोड़कर। तो बचपन में ही लगभग मैंने इस कविता में ये बात कही थी, जो अपने को बना न पाया जग का क्या निर्माण करेगा। तो ये तो ठीक है, पहले आपको अपना घर संभालना है, तभी आप समाज निर्माण के लिए जा सकते हैं। जब आप स्वयं, एक व्यक्ति है स्वयं सिगरेट पी रहा है, दूसरे से कह रहा है नहीं, तो फिर कौन सुनेगा उसकी? तो ये तो है ही। यहाँ
जहाँ आपने निश्चित रूप से उस बुनियादी समस्या के ऊपर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज से नहीं बल्कि कहना चाहिए मेरे अपने यौवन काल से, जब से मैंने सेवा काल ज्वाइन किया सन 75-76 से, उस समय ऑफिस पहुंचा हुआ था। एक सज्जन काफी उम्र में बड़ा था मुझसे, बात करने लगा। बातों में उसके मुंह से कुछ थूक झड़ता था, तो अचानक उसको रोक के पूछा कि अभी आप नाश्ता खा के आए? बोले हाँ। बोले आपने मीठा भी खाया? अच्छा ठीक है, फिर मुंह धो के आइए। तो चला गया। फिर हमारी बातचीत दोनों की पूरी हो गई। फिर आखिरी में उसने पूछा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं नाश्ता और मीठा खा के आया हूँ? तब हमने बताया उसको कि आपने जो बातचीत की, उस बातचीत में आपके मुंह से खूब निकला, उससे मुझे लगा कि आप नहीं कर पाए। आपको ये कैसे मालूम? तो कई लोगों का झड़ता है। मैंने कहा नहीं, इस समय एक खास स्थिति होती है। तब उन्होंने बोला सर आपकी शिक्षा क्या है? मैंने कहा मैं तो आपके सामने अभी ट्रेनिंग में होता, अब मुझे सर बात पकड़ ली जो मैं इतने वर्ष में खड़ा हो गया आपके सामने। हालांकि ठीक है आप ट्रेनिंग में हो और मैं इस समय 50 के आसपास आ रहा हूँ, और आपने इस बात को इतनी तेजी से टाल दिया सिर्फ 2-3 मिनट की बातचीत में। तो कहने का मतलब ये है, बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मेरे साथ लगातार चल रहा है। अब गाँव तो करीब करीब जब बच्चे बड़े होना शुरू हुए और कॉलेज स्कूल में आ गए, तो वहाँ सभी लोग इस बात के विरोध में पड़ जाते हैं। तुम्हें क्या मतलब जो आपने बात की, फीस देता क्या? अगर तुम्हें फीस देता चलो हम भी एक साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारी तरफ से बात करके बोलेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये व्यक्ति के अपने अपने संबंध होते हैं, और किसी व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी समस्या का समाधान किसी से चाहता है और उसे उसके लायक योग्य समझता है, तभी उससे पूछता है। और सबके चलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति हमें जानता है, हमारे परिवार को नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता है कि हाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके घर में पत्नी है, वो भी शिक्षित है, ये है वो, इस तरह इसके लिए पर्याप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, कह सकते हैं बहुत सार्थक, रचनात्मक, गंभीर चर्चा हुई। बहुत अच्छे विषयों का हम लोगों ने समाधान सीखा, बहुत कुछ जानने को मिला दिलीप जी से। हम आज दिलीप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब भी आपको समय मिले इस गोष्ठी में आगे भी अपना अगली कार्य योजना जो भी आपका है बताइएगा, कैसे क्या करना है, इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाना है। तो मुझे लगता है कि आज के इस सत्र को अब यहाँ विराम देना चाहिए। अन्य विषय हम लोग अगले दिन रख लेंगे। तो अब हम यही कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों का नियम है, वेद पाठ के साथ